हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों, जो वर्ष 2021 में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं पहला प्रश्न को। CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो देखिए, मैं इससे पहले स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देख रहे हैं दोस्तों कि CH4, यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन जो है 4 को बॉन्ड बनाया दोस्तों, और सभी जो है सिग्मा बंधन है। इसलिए टोटल सिग्मा बंधन की संख्या दोस्तों टोटल 4 होगी। इसलिए हमारा सही जो आंसर होगा दोस्तों, आप देखिए सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोहे के मुख्य अयस्क होते हैं। तो लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है दोस्तों, ऐसा तो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट में 72% आयरन पाए जाते हैं दोस्तों। मैग्नेटाइट भी उसका अयस्क है। मैग्नेटाइट में 70% पाए जाते हैं, और सिडेराइट में 50% के लगभग पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी में सभी लिखा हुआ है। इसलिए लोहा का जो अयस्क होगा दोस्तों, यदि ऑप्शन नंबर डी में सभी लिखा हुआ हो तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इनमें सभी। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, अर्थात पेट में एसिडिटी होने से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटा एसिड, जिसे हिंदी में प्रत्यय अम्ल कहते हैं। तो 3 का जो ऑप्शन ए है वो प्रत्यय अम्ल लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होकर 3 से लेकर 10 छोटे अणु के बीच देता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप जानते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई प्रकार का होता है दोस्तों। जैसे कि कह सकते हैं जिसमें एक इकाई होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों, उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और जिसे 2 से लेकर, कहने का मतलब कि एक से अधिक 2 से लेकर 10 के बीच तोड़ा जा सकता है दोस्तों, उसे ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। और जो 10 से ऊपर तोड़ा जा सकता है दोस्तों, उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड अणु में तोड़ा जा सके उसे हम ऑप्शन नंबर सी ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो अमोनिया जो होता है एक क्षार की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो वह जो एक क्षार की तरह काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6वां नंबर प्रश्न, डेटॉल का उपयोग किया जाता है। जो डेटॉल होता है दोस्तों उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डेटॉल का जो है उपयोग होता है दोस्तों एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधी। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, अल्कोहल बनने में अल्केन से एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा विस्थापित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, कर अल्कोहल बनने में अल्केन से किस अल्केन से एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो 7 का सही आंसर होगा दोस्तों, अल्कोहल बनाना है तो कन्फर्म है कि OH ग्रुप के द्वारा ही विस्थापित होगा, अर्थात हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो देख रहे हैं दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक समूह, अर्थात अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा OH, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो क्या है, एक दूसरे का अपरूप होता है दोस्तों। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, तो गैस है तो हम कह सकते हैं अधातु है, नॉन मेटल है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बूना एन और बूना एस
क्या है? तो बुना इन और बुना एस जो है एक संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर है, जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है? तो एकल परमाणविक कहने का मतलब दोस्तों मोनो एटॉमिक, जिसमें एक ही एटम रहता हो और वह गैस के रूप में रहता है। तो सारे जितने भी इनर्ट गैस हैं अर्थात जितने भी अक्रिय गैस है वो सारे एकल परमाणविक होता है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन, सारे अक्रिय गैस जो है एकल परमाणविक होते हैं। तो 12 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न, एक फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक फैराड जो विद्युत होता है दोस्तों उसे हम 96,500 कूलम के बराबर लिखते हैं। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, सुक्रोज का सूत्र होता है, जो शर्करा होता है सुक्रोज होता है दोस्तों, चीनी जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो C12H22O11 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर पर। 15 नंबर है, वह विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे की ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों कि यदि आप मेटालर्जी चैप्टर पढ़े होंगे, धातु के निष्कर्षण जो होता है उसमें पढ़े होंगे कि धातु के अयस्क को जब ऑक्साइड में बदला जाता है तो दो विधि बदलने की होती है। एक होता है रोस्टिंग, जिसे हम जारन या भर्जन कहते हैं। दूसरा होता है कैल्सिनेशन, जिससे हम निस्तापन कहते हैं। जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है भर्जन या रोस्टिंग है। लेकिन जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे हम कहते हैं निस्तापन है। तो 15 में नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर देखिए, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? तो यदि आप इसका देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप देखिए ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए नीचे मैं इसे बना दिया हूँ। देखिए CH3COOH का देखिए 2 कार्बन का आप जो देख रहे हैं ये 2 कार्बन का चेन बन जाएंगे और इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है COOH है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एसिड ग्रुप है। तो इसका 2 कार्बन का होता है इथेनोइक एसिड। तो इसका सही होगा दोस्तों इथेनोइक एसिड। देखिए ऑप्शन नंबर में आप देखिए इसका सही आंसर है, देखिए 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में सेकंड पीरियड में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में पहला जो कुल आवर्त की संख्या 7 होता है दोस्तों, और कुल वर्ग की संख्या 18 होता है। तो आवर्त जो होता है, पहला जो आवर्त होता है उसमें 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जबकि सेकंड और थर्ड जो आवर्त होता है, जो पीरियड होता है दोस्तों, उसमें 8-8 तत्व होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा तत्व या कौन सा गैस उपस्थित होता है? तो 18 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SO3 गैस होता है दोस्तों। अगला, ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 20 का सही आंसर कैसे निकाला जाता है इसका। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि K4FeCN6 में आप जानते हैं पोटेशियम पर हमेशा 1 प्लस होता है दोस्तों। आप जानते हैं पोटेशियम पर 1 प्लस होता है। आयरन को X मान लीजिए,
जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और देखिए साइनाइड का -1 होता है, तो छो को है तो छो लिख दिए। इस प्रकार से इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों, तो +2 आएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं +2 आएगा। तो जो K4FeCN6 है, इसका जो आयरन है, इसका ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो +2 होगा। तो देखिए 20 का सही आंसर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ऑप्शन में खोजिए कहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है +2। कॉपर धातु का शोधन मतलब शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघटनी विधि। अगला प्रश्न दोस्तों, K3FeCN6 एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। कैसा यौगिक है, तो कहीं भी आपको बड़ी ब्रैकेट दिख जाता है दोस्तों, तो समझ जाना कि वो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है दोस्तों। इसको हम हिंदी में उप सह संयोजक यौगिक, जो ऑप्शन नंबर बी में है, कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को K3FeCN6 का दोस्तों अपने मन से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जैसा कि देखिए आप 20 नंबर प्रश्न इसको आपने बनाया था, इसका भी आप निकालिए कितना आता है, आप इसे कमेंट में बताइए कितना आएगा। अगला प्रश्न देखिए, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, इसका आपको नाम बताना है दोस्तों। चलिए मैं नीचे दिखा देता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए ये जो है ये जो हो गया पैरेंट चेन हो गया दोस्तों। देखिए ये जो है आपका पैरेंट चेन बन जाएगा। और यदि इसका IUPAC नाम देखा जाए तो हो जाएगा इथेन, 2 कार्बन का इथेन और अमीन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नेम देखा जाए तो 2 कार्बन का इथाइल अमीन हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नेम में क्या होता है कि इसका ब्रांच का नाम जो होता है इथाइल, उसी के साथ लिखा जाता है। तो इथाइल अमीन इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉमन नेम में इथाइल अमीन। और यदि इसको देखा जाए कि क्या होगा IUPAC, तो हो जाएगा इथेन अमीन। तो देखिए जो भी नाम दिया गया हो ऑप्शन में, इथाइल अमीन या इथेन अमीन, वो सही हो जाएगा। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इथाइल अमीन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि NH3 में N का प्रसंकरण क्या होगा। NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। चलिए मैं भी इसे नीचे दिखा देता हूँ क्या बनाया गया है 24 का, देख लीजिए। देखिए ये जो है अमोनिया है दोस्तों, ये अमोनिया है। इसका देखिए स्ट्रक्चर लिखिएगा तो कुछ इस टाइप से आएगा। इसका अस्टेरिक नंबर निकाला जाता है दोस्तों। अस्टेरिक नंबर एक संख्या होता है जो ऑर्बिटल की संख्या को दिखाता है। तो इसमें देखिए अस्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड 3 है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला, तो टोटल 3 हो गया। और लोन पेयर कहने का मतलब जो बचा हुआ यहाँ देख रहे हैं, ये लोन पेयर हो गया, तो टोटल हो जाएगा 4। तो इसका जो 4 होगा उसमें उसका यदि लिखा जाए इसके ऑर्बिटल को, 4 ऑर्बिटल को, तो sp3 लिखाता है। तो यदि ऐसे हम देखते हैं कि अमोनिया का, ध्यान दीजिए दोस्तों, अमोनिया का जो प्रसंकरण होता है दोस्तों, वो होता है sp3, जो देखिए आपको नीचे यहाँ पे आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि sp3 होता है। तो यदि आप इसे निकालना सीख गए हैं दोस्तों, तो अपने मन से आप निकालिए। एक प्रश्न मैं यहाँ देता हूँ H2O का, जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है दोस्तों। H2O एक और मैं देता हूँ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है प्रसंकरण, इसका निकालिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, इस 24 का जो हाइब्रिडेशन होगा NH3 में का sp3 होगा। आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहाँ है। देखिए दोस्तों sp3 जो ऑप्शन नंबर ए में है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, तो ग्रुप 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला कह रहा है अक्रिय गैस निम्नलिखित में कौन है, तो अक्रिय गैस आप जानते हैं हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, H2SO4 है, तो H2SO4 जो है दोस्तों कैसा अम्ल है, तो H2SO4 जो है दोस्तों द्विभाषमिक अम्ल है।
यदि आप ऐसे देखिएगा, इसका संरचना देखिएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा। बताते हैं यहाँ पे संरचना। देखिए एस है, इसका संरचना होता है दोस्तों डबल बॉन्ड, ओ हो गया, देखिए डबल बॉन्ड, ओ हो गया, इधर देखिए ओ हो जाएगा, इधर देखिए ओ हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा और यहाँ भी एच हो जाएगा। देखिए H2SO4 का संरचना होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि एच जो कोई भी अम्ल द्विभाषमिक या त्रिभाषमिक कैसे निकलता है। देखिए जितने भी जो एच देख रहे हैं वो जो आयन में बदल सकते हैं। तो ये आप जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, देखिए ये भी खींच लेगा, और ये जो है दोनों हाइड्रोजन जो है इससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा H प्लस के रूप में। दोनों जो निकल जाएगा H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा दोस्तों। तो जो H प्लस की संख्या होती है वही उसका भस्मीयता कहलाता है। जैसे 2 गो निकला तो बोलते हैं द्विभाषमिक, 3 गो निकलता तो बोलते हैं त्रिभाषमिक। जितने भी H प्लस बाहर निकलेंगे तो वही उसका भस्मीयता होता है दोस्तों। लेकिन हमेशा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि कहाँ से H निकलेगा हमेशा। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि H जो निकलेगा वो हमेशा FON, फोन नहीं है दोस्तों, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हमेशा इन तीनों के बगल से ही H निकल सकता है, क्योंकि ये जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है दोस्तों। ये जो फ्लोरीन देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हाइड्रोजन वाले को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन निकल जाता है। तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो है H प्लस में बदल गया। कहने का मतलब H प्लस में बदल जाएगा, जितना H प्लस की संख्या होगा वही उसका भस्मीयता कहलाता है। तो H2SO4 में भस्मीयता जो होगा 2 होगा। मैं इसलिए H2SO4 को हम कह सकते हैं कि ये जो है द्विभाषमिक अम्ल होता है। आगे देखिए दोस्तों 28 नंबर, ये जो संरचना देख रहे हैं यौगिक है, इसको हम बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप का लगा देते हैं तो इसका नाम होता है फिनॉल। ऑप्शन नंबर बी में है। 29 नंबर का रहा दोस्तों कि पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो है एक बहुलक है, किसका है, तो इथीन का है। यदि आप इसका डिटेल देखना चाहें दोस्तों कि कैसे बनता है पॉलीथीन, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जानते हैं कि इथीन जो है, इथीन का कुछ इस टाइप का, देखिए दोस्तों इस टाइप का फॉर्मूला होता है। आप देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइप का फॉर्मूला होता है इथीन का। होता है क्या, देखिए दोस्तों जब इसका बहुलीकरण किया जाता है, पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, तो ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। ये बॉन्ड, इसका जो इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और अंततः इसका संरचना कुछ ऐसा बनता है। देखिए CH2 बॉन्ड टूट गया है, CH2, ये इसका जो बॉन्ड है दोस्तों ये इस टाइप से बाहर निकल जाता है और ऐसा ऐसा ढेर सा होल एन बन जाता है। ऐसा ऐसा ढेर सारा बनता है, इसी को बोलते हैं। ये जो हो गया इथीन है दोस्तों, ये जो है पॉलीथीन है। पॉलीथीन ऐसा ऐसा होल एन रहता है, बहुत सारा इथीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा, तो ऐसा ऐसा मिल करके पॉलीथीन का निर्माण करता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जो ये जो देख रहे हैं ऊपर वाले जो देख रहे हैं ये हो गया मोनोमर, है ना। मोनोमर कहने का मतलब है कि इथीन जो है मोनोमर है, और पॉलीथीन जो हो गया एथीन का ही बहुत सारा मिला हुआ रूप होता है। तो देखिए, तो हम देखते हैं दोस्तों कि पॉलीथीन एक बहुलक है। किसका बहुलक है, इसका मोनोमर क्या है, तो इसका 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, इथेन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, 7 होता है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से समझ करके सारे प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न है, संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर में ए में दिख रहा है। 33 नंबर प्रश्न कर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। कौन सा ऐसा गैस है दोस्तों जिसे जल पर नहीं रखा जा सकता है, वो है ऑप्शन नंबर सी में, वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ध्यान दीजिए दोस्तों, वो है SO2, क्योंकि ये जो है जल से अभिक्रिया कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 34 नंबर, PCl5 है। PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों है, कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों PCl5 जो सिचुएशन के अनुसार काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो PCl5 को हम दोनों कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस तैयार किया जाता है। तो अमोनिया गैस कौन सा विधि से बनाया जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में देता भी है
कि अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि से करें। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अमोनिया का निर्माण होता है हैबर विधि से, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 36वां प्रश्न कर नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है दोस्तों, वो ऑस्टवाल्ड मेथड से किया जाता है, ऑस्टवाल्ड विधि। जो 36 का ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, ऑस्टवाल्ड विधि। 37वां प्रश्न कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसी को गंधकाम्ल भी कहते हैं। तैयार किस विधि से होता है, उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, या तो हिंदी में संपर्क विधि कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे कह रहा है सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त अम्ल है। जो लेड स्टोरेज सेल होता है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लेड स्टोरेज सेल। सीसा संचायक सेल में प्रयुक्त अम्ल कौन सा अम्ल होता है, तो उसे हम H2SO4 कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जो बैटरी होता है गाड़ी में, मोटर में जो बैटरी होता है गाड़ी में, उसी को हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल। और उसमें जो रहता है H2SO4 रहता है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला 39 नंबर, किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम जाती है। तो जानते हैं वो शॉर्टकी दोष है जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। 40 का CuNH3 पूरे पर +2 है दोस्तों। तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप निकाल सकते हैं आसानी से, नहीं तो देखिए मैं नीचे बना दिया हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए 40 नंबर प्रश्न नीचे यहाँ देखिए बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये आपका कॉपर है, उसको हम उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। आप जानते हैं अमोनिया गैस होता है जो उदासीन होता है, तो इसका हमेशा उदासीन का 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, आप बराबर +2 है, तो आप हल कीजिएगा तो x बराबर +2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि CuNH3 का प्लस के पावर +2 में जो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो +2 होगा। तो देखिए 40 का सही आंसर ढूंढिए आप। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन होती है, जो ऑक्सीजन को पकड़ करके सारे शरीर के कोशिकाओं तक ले जाती है दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन होती है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 42 नंबर प्रश्न, एंजाइम क्या है। तो आप जानते हैं एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। 43 किसी भी अभिक्रिया, देखिए दोस्तों 43 किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया की वेग को क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए कम कर देता है, बढ़ा देता है, वेग को बढ़ाता है या घटाता, दोनों, या डी का राइन में से कोई नहीं। तो जानते हैं उत्प्रेरक जो है दोस्तों अभिक्रिया की वेग को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा, अर्थात निर्भर करता है कि कौन सा अभिक्रिया आप करवा रहे हैं। यदि आपको अभिक्रिया की दर को बढ़वाना है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट मिलाइए, यदि अभिक्रिया की दर को घटाना है तो नेगेटिव कैटालिस्ट मिलाइए। इसका मतलब है कि उत्प्रेरक जो है दोनों काम करता है, बढ़ाने का भी और घटाने का भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दोस्तों प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से जो धातु नीचे रहेगा वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो इसमें देखिए दोस्तों आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है, मैग्नीशियम होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है, लेकिन कॉपर जो होता है दोस्तों वो हाइड्रोजन से नीचे होता है। इसका मतलब है कभी भी हाइड्रोजन को भी स्थापित नहीं कर सकता किसी भी यौगिक से। इसका मतलब है, इसका देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है दोस्तों, T½ बराबर होता है हाफ लाइफ टाइम जो होता है प्रथम कोटि के लिए होता है 0.693 बटा K होता है दोस्तों। हालांकि ऑप्शन में लिखा नहीं पाया है, ऑप्शन में 0.683 लिखा गया है दोस्तों। तो आप समझिएगा कि 46 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। आप पढ़े होंगे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है दोस्तों, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो रासायनिक अधिशोषण जो है अनुत्क्रमणीय अनरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, COOH
ग्रुप को क्या कहा जाता है पता है? कार्बोजेलिक एसिड है, कार्बोजेलिक अम्ल है दोस्तों। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन है? मिथॉक्सी मीथेन कहने का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, मिथॉक्सी मीथेन का मतलब होता है कि ये जो है देखिए मिथाइल हो गया, ये ओ हो गया, ये CH3 हो गया, इसी को दोस्तों मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं। जो देखिए आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है CONH2 कैसा ग्रुप है? CONH2 को अमीडो ग्रुप कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइड होता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाइड ग्रुप। CHO जो ग्रुप है किसका है? तो एल्डिहाइड का है। आप इसको 10वां क्लास में ही पढ़े होंगे। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक समूह कौन है? कीटोन तो वो होता है दोस्तों CO होता है, CO जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, रवादार ठोस, रवादार कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो 53 में क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ रहा है कि कौन है? तो जानते हैं हीरा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर भी अक्रिस्टलीय ठोस है, ध्यान रहे दोस्तों। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न देखिए, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है, वह खनिज जिससे धातु निकाला जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, लेकिन हाँ गैंग भी कहते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स भी कहते हैं और अधात्री भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। हालांकि एग्जाम में जो देगा दोस्तों आपको गैंग ही ऑप्शन में देगा, हम यहाँ तीनों ऑप्शन में दे दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग भी कहा जाता है, मैट्रिक्स भी कहा जाता है, अधात्री भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन में ये तीनों में से कोई भी रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो आप जानते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है NiCO का होल फोर में निकल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है, इसका सही आंसर 0 आएगा। तो इसको आप देखना चाहते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको हम। 57 का देखिए, देखिए यहाँ पे 57 में आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक अक्रिय गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक उदासीन लिगेंड होता है, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। तो 0 होगा, ये 4 है तो कोई बात नहीं है, x बराबर 4 आ जाएगा, देख रहे हैं आप x बराबर 4 ही आएगा। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58, NiCO का होल फोर का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं दोस्तों, या तो आप क्या कीजिए, नाम लिखने नहीं आता है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए कि इसका भी आपने निकाला कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो हमेशा नाम में जो धातु होता है उसके बगल में हम लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर हमारा ए होगा। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, नाम लिखने का कोई तरीका नहीं है, नाम आपको लिखने आना चाहिए। तो देखिए मैं इसका नाम बता देता हूँ। देखिए इसका नाम जब लिखते हैं तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड 4 गो है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनाइल या टेट्रा कार्बोनील। उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं दोस्तों निकेल, अब बगल में उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं जो अभी आपने यहाँ पे निकाला था, 0 हो जाएगा। तो इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनील निकेल 0, ये इसका नाम है दोस्तों। तो देखिए इसका आप ऑप्शन में देख लीजिए, 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।